आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने एक वेडिंग कंपनी ही नहीं बनाई है, इन्होंने वेडिंग को एक रॉयल एक्सपीरियंस में बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द सीईओ मैगजीन पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम मिलते हैं देश के सर्वोत्तम बिजनेस लीडर से और जानने की कोशिश करते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानियां, उनके संघर्ष और वो एक्सक्लूसिव और सीक्रेट टिप्स जिससे उन्होंने बनाया है अपने बिजनेस को एक मुकाम तक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बुल वेडिंग के फाउंडर मिस्टर मनीष श्रीवास्तव जी की। इनके इवेंट्स में होती है परंपरा, भव्यता और इमोशंस की एक खूबसूरत झलक। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर मनीष श्रीवास्तव जी का द सीईओ मैगजीन पॉडकास्ट में। नमस्कार मनीष जी। नमस्ते श्रीकांत जी। और आपका द सीईओ मैगजीन पॉडकास्ट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आपके द बुल वेडिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? Professionally, I am an advertising graduate. I did MBA of specialization with the advertising. I was running my advertising agency. During the advertising agency, जब हम कर रहे थे और अच्छा कर रहे थे और एक अच्छा शहर में मेरा नाम था, उसी समय हमारे एक गेस्ट थे, उनकी बेटी की शादी पड़ती है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि यार मनीष, बेटी की शादी हो गई, मेरे समधी जी ना बड़े शौकीन आदमी हैं। अच्छा। और हमको बहुत अच्छी करनी है शादी। ठीक है। तो पुराने जमाने में सबसे पहले जो बनता था ना, वो बनता था मनुहार। ठीक है। तो चूंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमारी थी, तो हमारे पास कॉपी राइटर भी थे, कंटेंट राइटर भी थे और ग्राफिक डिजाइनर भी थे। तो हमने उनको एक बड़ा बढ़िया सा मनुहार पत्रिका डिजाइन करके दिया। डेट सेवर काइंड ऑफ। यस। जिसे आज के डेट में सेव द डेट बोलते हैं। सेव द डेट। उन्होंने उसको भेजा लोगों को, लोगों ने बहुत पसंद किया, वो और इम्प्रेस हुए। तो बोले अच्छा इसका इनविटेशन कार्ड भी बना दो। तो इनविटेशन कार्ड डिजाइन की बात होने लगी। फिर वो बोले ना, मेरे समधी जी की इच्छा ये है कि ना शादी ने बनारस से नहीं करते कि बाहर से चल। बाहर से। तो वो एज ए कंसल्टेंट हमें बोले कि चलो चलते हैं जयपुर। ठीक है। तो हम जयपुर गए, फिर आगरा गए। तो बहुत सारे होटलों में हम लोग गए, समझे। उस समय जो है ये वो दौर था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2005। ये वो दौर था जब डेस्टिनेशन वेडिंग नाम की चीज होती ही नहीं। फाइनली हम लोगों ने एक वेन्यू सेलेक्ट किया, आगरा, आईटीसी मुगल। तो अब ये हुआ भाई, हमारा तो जो पूरी एक्सपर्टीज रही है, जो भी 7 साल में एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता रहा, वो पूरी एडवर्टाइजिंग की रही है। तो ये होगा कैसे? ये डेकोर क्या होता है, कोरियोग्राफर क्या होता है, पूरा नया आपके लिए। तो ये हुआ, आगरा से हम लोग दिल्ली चले गए। ठीक है। तो दिल्ली में उस पर्टिकुलर टाइम में 2-4 एजेंसी सुनने में आया कि नहीं यार, ये ना कुछ शादियों से रिलेटेड काम करती, नॉट हार्डकोर वेडिंग प्लानिंग कंपनी। तो पूरी दिल्ली में 2-4? हाँ, 2-4। 2005 में 2-4 हम उनके साथ उनके ऑफिसेज गए। हमने पता किया, बिकॉज एडवर्टाइजिंग एजेंसी मतलब हमें पता होता है कि कहाँ पे दुनिया में क्या हो रहा है। हमने खोजा, हमने कहा चलिए, हम उनको भैया बोलते थे, हमने कहा भैया चलिए चलते हैं, वहाँ पर कोई ऐसी एजेंसी है जो ऐसा काम करती है, उनसे मिलते हैं। मैं गया, देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। जैसे हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हम अपनी चीज़ों को सजाते थे, उन्होंने शादियों की दुनिया अपनी सजा के रखी थी। अच्छा। फिर दूसरी एजेंसी से मिला, फिर एक से और मिला, 2 दिन दिल्ली रुका और 2-3 एजेंसियों से मिला। मिलने के बाद हम सब लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद मैं अपने ऑफिस में अपनी टीम से डिस्कस करना चालू किया। तो क्यों ना हम लोग करते हैं इस काम को, भाई क्लाइंट तो चाहिए रहा था करना। हाँ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रही है। थोड़ा सा उस पर स्टडी किया। तो स्टडी करने के लिए गूगल पे कुछ मिला ही नहीं। कुछ था ही नहीं। फिर भी हियर एंड देयर करके 3 महीने का समय था वेडिंग में, समझा बुझा। उसके बाद उस पूरी वेडिंग को हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जो टीम थी, उसने प्रॉपर तरीके से एक वेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया। सर, जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपकी चल रही थी, तो उस समय आप कितने मेंबर थे? क्योंकि कोई नया काम, नए मेंबर्स, लोग कितने थे?
देखिए उस पर्टिकुलर टाइम में हमारी एजेंसी में 7 लोग होते थे। अच्छा। जिसमें मेनली थे हमारे जो ग्राफिक डिजाइनिंग टीम थी हमारी, एक कंटेंट राइटर की टीम थी जो कंटेंट और क्रिएटिव्स को साथ में देखते थे, बाकी एक ऑफिस बॉय थे, एक हम थे और 2 फीमेल्स थी जो क्लाइंट सर्विसिंग करती थी। ठीक है। तो ये 7 लोगों की हमारी टीम थी जो पूरा का पूरा ये काम देखती थी जो है। तो जब वो करके आए वेडिंग, तो बड़ा शोर हुआ उस वेडिंग का। उसमें उस वेडिंग के अंदर जो ग्रूम साइड के लोग थे वो गोरखपुर से थे, ब्राइड साइड के लोग बनारस से थे। अच्छा। और बट आने वाले लोग कोई बॉम्बे से था, कोई सूरत से था, कोई कलकत्ता से था, कोई नेपाल से था। तो वो शादी करने के बाद फिर वो ना मतलब 2-3 सालों तक उसकी चर्चा होती रही, बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत अच्छी शादी हुई, किसने किया। तो फिर मेरे को ना एक नया रास्ता मिल गया कि साल के, हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो रन हो ही रही थी, साल के 3-4 जो बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग होती थी वो मेरे पास आना चालू हो गई। तो इस तरीके से हमने अपनी कंपनी की शुरुआत की है जो है। एंड आफ्टर ए टाइम एक ऐसा समय आया 4 सालों बाद कि हमारे पास शादियां, हमारी टीम का भी मन शादियों में ज्यादा लगने लगा और एडवर्टाइजिंग में कम लगने लगा। तो एक टाइम ऐसा आया कि आई टुक अ डिसीजन कि यार इसको ना बंद कर दो। क्योंकि किसी भी काम को अगर आप आधे मन से करेंगे तो उसमें फिर वो मजा नहीं आता है जो करने में। आज हम लोग इस काम में इसलिए सफल है क्योंकि पूरी की पूरी टीम पूरे मन से करे। अगर वो 48 घंटे की मतलब 2 नाइट्स की वेडिंग है या 3 नाइट्स की वेडिंग है तो वो डे नाइट वो करके सेलिब्रेशन के तरीके से एंजॉय करते हैं, उस काम को करते हैं। आपकी शुरुआत लकीली हुई, बाई चॉइस हुई, बाई चांस हुई? आंसर मुझे दिखाई दे रहा है कि बाई चांस हुई। ऑफ कोर्स इट इज बाई चांस। सर नाम आपका पहले ही आ गया था या फिर पहली शादी करने के बाद आया नाम? हाँ। और अगर नाम आया सर तो आपका नाम बुल वेडिंग ही क्यों आया? कुछ ना कंपनी के लॉन्चेज बनारस में होने थे, जैसे बंदना लूथरा जी का VLCC खुल रहा था तो उसकी पूरी लॉन्चिंग हमने किया। उसी में एक कंपनी आई थी, मैं कंपनी का नाम बहुत प्राउडली लेना चाहूंगा, उनकी कंपनी का नाम था रैम्स एंटरटेनमेंट। तो रैम्स, और उसमें वो 12 सिंगा जो होता है ना, हाँ। वो बना हुआ था और बड़ा स्केच फॉर्म में बना हुआ था। हमने कहा यार ये क्यों बना रखा है, मेरी उम्र कम, एज कम और ऊपर से 12 सिंगा दिख रहा है। तो वहां से मैं इंस्पायर हुआ। तो ये हुआ कि यार ना अपनी कंपनी का भी नाम कुछ रखते हैं। अपने डिजाइनर के साथ बैठा, हमने कहा यार उस समय बनारस में 2-3 कहावतें बहुत प्रचलित थी। जब पुराना बनारस था, राण साण सीढ़ी सन्यासी, जिसके लिए काशी फेमस था, तो मैंने कहा वहां से साण को उठा लो। मतलब ये वो टाइम था जब यहाँ पर सड़कों पे बैल बैठे रहते थे, सांड बैठे होते थे आराम से निश्चिंत होकर के। फिर ये हुआ कि हमारा डिजाइनर बोला कि नहीं ये ना सांड अच्छा नहीं लगेगा, इसमें ना सर एक काम करते हैं, बुल केवल अच्छा नहीं लगेगा, दी लगा देते हैं। हमने कहा लगा दो। तो हमने ना तो उस पर्टिकुलर टाइम ये थॉट था कि हम इस कंपनी को लेकर इतनी दूर तक जाएंगे, इतना लंबा चलेंगे, बस एक सोच थी क्योंकि साल में 2-4 काम आते थे। 2-4 काम करने थे। तो जब ये बना तो डिजाइनर ने मेरे जो मतलब ही इज द गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द BHU यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थे और उन्होंने उसको कलर से पूरा फिल किया, उस सांड को 3 कलर से फिल किया। बिकॉज हमने उनको ये बोला ये जो कंपनी हम ओपन कर रहे हैं ये प्योरली शादियों के लिए करते हैं। ठीक है, तो शादियों के लिए चाहिए भाई, बुल आ गया तो स्ट्रेंथ तो आ गया, रिलायबिलिटी भी आ गई, ठीक है, लेकिन उसमें कलर्स नहीं थे। तो उन्होंने उसमें सिर्फ कलर्स और स्केच फॉर्म में उसको उसमें बनाया उन्होंने। और फिर ये इस रास्ते पे आगे निकल गए और आज यहाँ आपके सामने। आपने पहली शादी करी, सक्सेसफुल हो गई, 3-4 साल तक उसकी चर्चा भी रही। जब आपने सही फॉर्मेट में, जब आपने शादियों का काम ही शुरू किया, तो उस समय आपको क्लाइंट्स मिलना मुश्किल हो रहे थे या फिर आसानी से मिल जा रहे? देखिए ये वो दौर था जो हमेशा जीवन में एक चीज श्रीकांत जी आपने सुना होगा कि हर किसी को ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। तो हमें लकली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ महादेव जी, हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। बहुत छोटा सा इंसिडेंट आपको बताते हैं कि हमने आगरा से शुरुआत किया। ठीक है, बनारस में मेरे को काम नहीं मिलता था बिकॉज यहाँ के लोगों को नॉलेज उस समय एक्सप्लोर नहीं था मार्केट वेडिंग प्लानिंग का।
ये पूरा मार्केट अनस्किल्ड लोगों द्वारा ही ट्रैप्ड था। न तो क्लाइंट एजुकेट होना चाहता था, न तो वो समय था उस तरीके का। तो उस टाइम क्या होता था कि किसी बड़े इंडस्ट्रीज के यहाँ भी अगर शादी पड़ती थी तो वो फूल वाला आता था, वो स्टेज का बैकड्रॉप बना देता था। फूलों के नाम पे 2-4 फूल होते थे, वो रजनीगंधा की लड़ी लटकाता था, गुलाब बीच बीच में बटन लगाता था और पीछे से कपड़ा, वो 2 पाइप लगाकर कपड़ा खींच देता था। क्लाइंट मिलना तो मुश्किल इसलिए नहीं रहा बिकॉज हमने जब पहली शुरुआत किया तो आगरा से किया और एक बड़े स्केल की वेडिंग से किया। तो उस समय जो सीजन होता था वही नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फिर एक आध गर्मियों की शादी में आता था। तो हम 2 काम करके खुश हो लेते थे, एक नवंबर दिसंबर के लगन में कर लेते थे, एक जनवरी फरवरी में कर लेते थे और एक आध जो है ये गर्मियों के लगन में कर लेते थे। टीम 7 से 12 हो चुकी थी तब तक। अच्छा, स्टार्टिंग फेज में बात करें तो क्लाइंट मिलना मुश्किल नहीं था, बट हमें प्राउड फील होता था उस पर्टिकुलर टाइम कि हमको जो काम मिलता था वो बनारस में नहीं मिलता था, वो हमको मिलता था दूसरे शहरों में मिलता है। पहली शादी में जो मैंने किया था तो उसमें जो सूरत से आए हुए गेस्ट थे उन्होंने मेरे को सूरत बुला के काम कराया। अच्छा, ठीक। जो ग्रूम साइड के लोग गोरखपुर के थे उन्होंने हमें काठमांडू बुला करके काम कराया कि मेरी दूसरी बेटी की, हमारे बेटे की शादी तो आपने मनीष जी किया था, अब मेरी बेटी की शादी हम काठमांडू से कर रहे हैं, चलिए वहां चलते हैं। ठीक है। तो वहां पे मैं अब बनारस में जब किसी बड़े इंडस्ट्रिस्ट के यहाँ जब शादी तय हुई तो उन्होंने दिल्ली में वो भी गए वेडिंग प्लानर को खोजने। तो वहाँ पे अच्छा, अब वो बनारस से सोच के गए थे कि दिल्ली में कोई वेडिंग प्लानर है, दिल्ली का वेडिंग प्लानर ने कुछ अच्छे बजट बताया होगा। ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो इतना नहीं, ये सोच के नहीं आया हुआ। तो उस पर्टिकुलर वेडिंग प्लानर ने बोला आपके शहर के ही मनीष जी है जो काम करते हैं, आप उनसे क्यों नहीं बात करते, आपका कम बजट में, आपका रिजनेबल बजट में आपका वहाँ काम हो जाएगा। तो उनका मेरे पास फोन आता है, यार तुम्हारा नाम तो बड़ा दूर दूर तक है, वो बताओ मैं दिल्ली गया था शहर में छोरा। ठीक है। और मैं गया दिल्ली खोजने के लिए और तुम यहीं के हो। ठीक है, तुम मिलो हमसे कल। मिले, बताया उन्होंने, तो शादियां की। फिर वहां से शहर में एक जो है भाई किसी बड़े इंडस्ट्रीज के यहाँ शादी होती है तो शहर के सारे बड़े लोग आते हैं। फिर शहर में एक्सपोज हुआ 4 सालों के बाद। तो सर जैसे शादियां बड़ी आपकी साइड से, तो सर आपको कोई बड़ी सफलता मिली सर, कोई बहुत बड़ी सफलता जो रातों रात चेंज मोमेंट जिसको हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई? देखिए मैं ना श्रीकांत जी बड़ा स्टडी ग्रोथ वाला आदमी रहा हूँ। ठीक है। मेरे को ना रातों रात सफलता में बिलीव नहीं करता हूँ और शुरू से मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ, तो मेरे को ऐसी कोई सफलता नहीं चाहिए थी। बट हाँ, जब कोई नया इंटरेस्टिंग काम आता है तो दुनिया का कोई आदमी अगर वो काम करने वाला आदमी है तो वो उसे चैलेंज की तरह देखे। तो मेरे पास एक काम आया नेपाल में। उस समय हमारा ऑफिस होता था बनारस में ताज होटल के सामने, वो 3rd फ्लोर पे होता था। वो जमाना लिफ्ट का नहीं था कि एस्केलेटर नहीं होते थे। तो वो लोग आए और मीटिंग चली। शाम को मैंने बोला कि भाई हमें तो इतने पैसे मिलेंगे तब तो हम काठमांडू काम कर पाए, मतलब नेपाल में काम कर पाएंगे। तो बोलते क्या मनीष जी आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर इतने पैसे नहीं देंगे तो आप काम नहीं करेंगे। हमने कहा बात ये नहीं, बात ये खर्च नहीं निकलेगा तो काम क्यों? सही बात। वो वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद उन्हें फ्लाइट की टिकट भेजते हैं कि आप नेपाल आ जाइए। मैं गया नेपाल। तो वो नेपाल से बहुत दूर, मैं पोखरा ले गए हमको। अच्छा। नेपाल में एक जगह है उसका नाम पोखरा, वहां ले गए मेरे को। तो वो जो जगह था वो थ्री साइड व्हाइट माउंटेन था। अच्छा। 3 साइड व्हाइट माउंटेन एंड सेंटर में था 200 रूम की प्रॉपर्टी, रिसोर्ट प्रॉपर्टी थी 200 रूम की, जो पिछले 3 सालों से बंद था। पिछले 3 सालों से बंद। बोले हमको यहाँ शादी करनी है। मैंने कहा ये कैसे हो, जंगल में कोई आता जाता नहीं, होटल 3 साल से बंद है ना, उसका टीवी चलता है ना, इलेक्ट्रिक केटल चलता है। ठीक है, तो ये शादी होगी कैसे? तो नहीं मनीष जी हमको शादी तो यहीं करनी है, आप कर सकते हैं। ये तो क्लाइंट जिद पकड़ के बैठ जाता होगा कभी कभी। ठीक है। हमने कहा हो जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कितने गेस्ट हैं? बोले हम लोग 300 लोग हैं। 2-3 दिन तक हम लोग रहे। अपने 1-2 लोगों को और दिल्ली से फिर मैंने बुलाया, उसमें पूरी वर्किंग हुई। तो वर्किंग होने के बाद उनके सामने एक हमने प्रपोजल रखा, आप 300 लोग हैं, हमारे 500 लोग रहेंगे। अच्छा, आपके 500 रहेंगे, उनके 300 रहेंगे। अच्छा। गेस्ट का ड्रीम था कि नहीं ये व्हाइट माउंटेन के बीच में और इसी होटल में शादी करनी है। बड़ा आदमी था, जिद कर लिया।
सिर्फ वो जिद हमने भी कर लिया कि हाँ ठीक है ये हमें करना है, करते रहिए एज अ चैलेंज आप। अब चैलेंज क्या था? पहला चैलेंज तो ये था कि ये पर्टिकुलर वो 3 नाइट्स के लिए, वो 3 दिन के लिए होटल के रूम्स के सारे सिस्टम को ऑन कैसे किया जाए। मतलब हमें हाउसकीपिंग भी चाहिए, हमें फ्रंट डेस्क भी चाहिए, ठीक है, हमें बैक ऑफिस भी चाहिए, हमें इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, हमें प्लम्बर भी चाहिए, हमें हर चीज चाहिए। उसके बाद फुल फ्लेजेड कैटरिंग चाहिए, ठीक है। बाकी एंटरटेनमेंट वगैरह तो सेकंड स्टेप आता है। हर चीज के लिए क्लाइंट ने यस 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 करना। अच्छा, हर जगह हर डन। तो मैंने 1-2 हमारे पुराने जो होटल के मित्र थे उनसे मैं कनेक्ट हुआ और ऐसी टीम को इकट्ठा किया। 6 महीने का समय था मेरे पास और पूरा उस होटल को ऑपरेट किया। मेरे को आज भी याद है कि उस समय हमने 6 बस लगाई थी दिल्ली से, 50 सीटर बस चलती थी उस जमाने में। वो सब लोग बस से पोखरा गए। 10-12 ट्रक डेकोरेशन का सामान इंडिया से गया। 10-12 ट्रक। और जो कैटरिंग की टीम है वो गई। अब बात आता है कि एंटरटेनमेंट, तो अब उनका ड्रीम और बड़ा। फलाना बॉलीवुड का आर्टिस्ट बॉम्बे से, ठीक है। फिर चलो ये भी ठीक है मनीष जी, मैं चाहता हूँ ना कि वो हॉट एयर बैलून ऊपर से आए। अच्छा, ठीक है, ऊपर से आए और आकर के उतरे। फिर वो जहाँ पर वो होटल था, जहाँ पे 3 साइड माउंटेन था, उसका एक पोर्शन जो पूल साइड था वो हैंगिंग गार्डन के रूप में बना था। मतलब एक्सटेंडेड विद द वो पूरा वुड का पूरा बना हुआ था। एक्सटेंडेड एरिया जो है करीब 60-70 फीट का, जो कि जिसमें भी जैसे आप देखते होंगे ना यूरोप वगैरह में क्लैंप देके सारा सपोर्ट दे रखा था। अगर आप ऊपर से खड़े रहिए तो नीचे 8000 फीट गड्ढा था। 8000 फीट। हाँ। वहां पर एक लंच प्लान किया। तो वो शादी करने के बाद आप हम बताएं कि उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं सकता था। मतलब उस पर्टिकुलर आज तो हो सकता है, बिकॉज आज मैकेनिज्म है उस तरीके का, आज स्किल्ड है ये इंडस्ट्री। उस समय वो स्किल्ड नहीं था। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द 2009। तो उस समय वो इतना स्किल नहीं था। उतने न तो एजेंसीज हुआ करती थी, न तो उतने लोग मिलते थे। लेकिन सबको प्रिक्योर करके इस पूरी इवेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद बहुत नाम हुआ श्रीकांत जी, बहुत नाम हुआ। सोच भी नहीं सकते थे कि एक इवेंट करने से इतना नाम होगा, क्योंकि जो लोग भी उस जगह पर आए उस इवेंट में, वो मतलब वो उनके सामने कोई मतलब वाव के अलावा कुछ था ही नहीं कि कैसे ये संभव है। पूरे घराती, पूरे बाराती और पूरे स्वागत उत्सुक सभी लोग वाव वाव। तो सफलता का अगर सक्सेस आपको देखनी है, तो अगर किसी दूसरे के मुंह से अगर सक्सेस सुनाई दे रही है, आपको वाव सुनाई दे रहा है, तो वही किसी बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ महादेव वो उस इवेंट के बाद से हमें ऐसा लगा कि हम पूरी तरीके से एक बड़ा इवेंट करके आए हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। और उस इवेंट का शोर नेपाल में नहीं था, उस इवेंट का शोर इंडिया में था। तो ये लगा कि नहीं, मतलब एक बनारस का छोरा निकल करके अगर कुछ करके आता है तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। उस समय सर आपने इतना बड़ा इवेंट किया 2009 के आसपास। आज की मार्केट बड़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है, कंपटीशन बहुत है, जिस पर कट थ्रोट कंपटीशन है। तो सर द बुल वेडिंग क्या एक्स्ट्रा कर रहा है आज अपने क्लाइंट्स को वो डिलीवर करने के लिए? देखिए, 2 चीज बोलना चाहूंगा। जब मैंने ये काम शुरू किया था तो आपको मेरी बातों से लग गया होगा कि ये एक पैशन था जो एडवर्टाइजिंग से शिफ्ट हुआ था। तो जब आदमी पैशन से कोई काम करता है तो एक तो काम अच्छा होता है, दूसरा उसकी आदत में एक आ जाता है कि वो प्रॉफिट की तरफ बहुत नहीं देख पाता। ठीक, लेटर ऑन स्टेज में जब उसके खर्चे बढ़ते हैं, टीम बड़ी होती है, एक्सपेंसेस बड़े होते हैं, तब उसका अचानक से फोकस आता है, अरे मेरे तो इतने खर्चे हैं। तो खर्चे हैं मतलब सेल चाहिए, फिर व्यापारी हो गया। हाँ, फिर वो जो पैशन था वो व्यापार में बदलने लगा। लाइफ में ऐसे कई मोड़ आए कि मैं हमेशा जैसे होता है ना, टीम छोटा करो बड़ा करो, ठीक है। तो फाइनली 2-3 बार परेशान होने के बाद मैंने बोला टीम भी बड़ा करो, सेल भी बड़ा करो। आज मेरे पास कोई भी मेरा जो क्लाइंट आता है वो आंख बंद करके फोन करता है, वो ये बोलता है मनीष जी बिटिया की शादी तय हुई है, ये डेट है, खाली है कि नहीं खाली है तो नोट कर लीजिए। अगर बाय डिफॉल्ट अगर हमने बता दिया बुक है तो मैं नहीं जानता हूँ, आप ही को करना है। हाँ, इसको कहते हैं सर ट्रस्ट। तो जब ट्रस्ट होता है तो
आपको बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं हो। ठीक है, उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए जो पहले 48 घंटे या 72 घंटे काम होता था, अब ये नहीं समझ में आता है कि काम कब करे और आराम कब करे। मतलब टीम इतना परेशान होती है, सर मेरे को छुट्टी कब मिलेगा। छुट्टी होती क्या है, हमने तो नहीं जाना छुट्टी क्या होती है। ठीक है, छुट्टी वो होती है जब हम आपसे जो खाली होते हैं तो छुट्टी होती है, ये मैं जानता हूँ। HR हमारे यहाँ बैठी रहती है, वो बोलते हैं सर वो HR ला, ये HR ये कहता है। हमने कहा जब मैं काम करके ऊपर आ रहा तब कहाँ था HR। जब काम करोगे HR तो तब लागू होगा ना, जबकि कंपनी बड़ी होगी। 4 लोगों की कंपनी में कौन सा HR कर लेंगे आप? कोई किसी HR की जरूरत नहीं है जरूरत क्या? बिल्कुल नहीं। जब हमारी 7 लोगों की कंपनी एडवर्टाइजिंग तो कोई HR था क्या मेरी कंपनी में? नहीं था। आज 118 लोग कंपनी में, इसलिए HR की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सफलता आती है, आप किसी भी कोई भी बिजनेसमैन हो, वो हम हो या कोई और XYZ हो, जब तक वो पैशनेट नहीं होगा अपने काम को लेके, या कोई टीम मेंबर भी सफल तभी होता है जब वो पैशनेट हो अपने काम को लेकर। सफलता तो रीपे लॉन्ग टर्म में करती है। अगर कोई नया टीम मेंबर 3 साल में बोलता है सर मेरा प्रमोशन मैं जैसे डिजर्व करता हूँ नहीं हुआ, अरे भाई वो सफलता 10 साल बाद आती है। श्रीकांत जी, आप भी इतने सालों से आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, आपको 5 साल में सफलता मिल गई थी क्या? बिल्कुल नहीं मिली होगी ना। ब्रेक इवन पर सफलता मेनली मिलती है आफ्टर 10 ईयर्स। हाँ, आज के जमाने में मिल सकती है ओए और जोमेटो के उसमें, ठीक है, न्यू स्टार्टअप में, बट ऑथेंटिक जो बिजनेस जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में जो नॉर्मल टीम मेंबर हो या कंपनी का बिजनेस ओनर हो, उसको 10 साल से पहले सफलता नहीं मिलती। जैसे क्लाइंट्स आप उनकी शादियां कराते हो, तो एज अ एक्सपर्ट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी शादी को, कोई भी फंक्शन को यादगार बनाने के लिए क्या करना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इमेक्युलेट प्लानिंग हो। हम बात करते हैं कि लाइक भाई गेस्ट इज कमिंग टू द वेडिंग विद द वेडिंग प्लानर। एग्जीक्यूशन तो बात की चीज है, उसकी उस पूरे इवेंट की अगर इमेक्युलेट प्लानिंग हो गई और गेस्ट को आपने सबसे पहले बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी दिया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड दिया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंटरटेनमेंट दिया, तो आपका फंक्शन हिट होने से कोई रोक नहीं सकता आपको। तो सबसे बड़ा फोकस है जो प्लानिंग पार्ट होता है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जैसे हमने अपनी कंपनी में 5 डिवीजन बना रखे हैं। ठीक है, एक डिवीजन है कि पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ उसका डे 1 से पूरी हॉस्पिटैलिटी का काम रहता है। एक डिपार्टमेंट है जो एंटरटेनमेंट का है कि वो जो 3 दिन की शादी है ना, 3 दिन में मेरा गेस्ट हंसते रहना चाहिए, इंगेज रहना चाहिए, ये तेरा काम है। एक डिपार्टमेंट है डेकोर का, जिसका काम प्योरली ये है कि जो वो 3 नाइट्स का फंक्शन है जिसमें 5 या 6 फंक्शन होंगे, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। बट अगर क्लाइंट गलत कह रहा है तो उसे एजुकेट करो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट बोल रहा है लाल करने के लिए, लाल आउट ऑफ डेट, उसको नॉलेज ना हो, लेकिन जो 300 गेस्ट है उसमें 50 गेस्ट ऐसे होंगे जिनको नॉलेज है आज के ट्रेंड की, तो उनको एजुकेट भी करो साथ में। तो हॉस्पिटैलिटी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, डेकोर हो गया, ये 3 मेजर सब्जेक्ट है। इसके बाद आता है हमारा F&B और इसके बाद आता है डिजाइनिंग की जितनी भी चीजें होती है, कोलेटरल्स की जितनी चीजें थे। ये 5 डिपार्टमेंट में पूरी की पूरी वेडिंग सेक्शन बटा हुआ है। अच्छा, और यही 5 डिपार्टमेंट मिलकर के हमारे सुपरविजन में किसी भी वेडिंग को अच्छा करते हैं। आजकल जो लग्जरी वेडिंग है, तो उसमें सर किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है अभी इस समय? अगर कहीं हम लोग आज के ट्रेंड में बात करें तो लग्जरी वेडिंग में ऐसा कैसा ट्रेंड चल रहा है जो लोगों को बहुत अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि भाई ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर कहीं मेरे बच्चे की शादी होती है या मेरी बच्ची की शादी होती है, तो ये ट्रेंड अगर मैं फॉलो करूं, या फिर वो आपसे पूछते हैं, या फिर आप ट्रेंड किस तरीके से फॉलो करते हो? देखिए, लग्जरी वेडिंग को अगर हम दो भागों में डिफाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। लग्जरी का जो मेरा अपना मानना है, वो सबसे पहले तो होता है कंफर्ट। हम गेस्ट को क्या कंफर्ट दे सकते हैं? कंफर्ट का मतलब एक ये हो सकता है कि जब वो एयरपोर्ट पर उतर रहा हो से लेके होटल चेक इन तक। दूसरा कंफर्ट ये हो रहा है, संगीत का फंक्शन चल रहा हो तो जब वो सोफे पे बैठा हो तो पैर पे पैर रख के आराम से कुशन लगा के बैठा हो। ठीक है। तो लग्जरी का एक थॉट तो ये हुआ। दूसरा है ट्रेंड, कि लग्जरी ट्रेंड में क्या चीजें थे। तो ट्रेंड में
मैं हमेशा अलग सोचता हूँ। जो लोग, जो मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों ने नहीं देखा हो, जैसे हमें ये पता है कि अगर ये गेस्ट है, ये इस साइज का गेस्ट है, तो इसके यहाँ आने वाले मैक्सिमम लोग इस टाइप के होंगे, ठीक है। उस टाइप के लोगों ने कहाँ कहाँ पर वेडिंग अटेंड किया है। अगर वो यूरोप में कोई वेडिंग अटेंड नहीं किए होंगे तो मैं बोलूंगा यूरोपियन थीम दे दो उठा करके। अगर वो फ्रेंच नहीं गया होगा तो मैं बोलूंगा फ्रेंच थीम उठा के दो उसे, ठीक है। आएगा, देखेगा, अरे वाह, लाल पीला हरा नीला तो रोज देख रहा है वो सबकी शादियों में जाकर के। हाँ, शादियों में नहीं खेल सकते, लेकिन हल्दी, मेहंदी, बात, बाकी संगीत सब में तो खेल सकते हैं ना। बिल्कुल। शादियों में तो हमारे ट्रेडिशन में जो मैरून और रेड और आइवरी, ये टच देना ही पड़ता है, वो मजबूरी है। लग्जरी का मतलब यही होता है, उसे अच्छा कंफर्ट दीजिए स्टार्ट टू एंड, और डेकोर को लेकर के ऐसा उसको दिखाई जो उसने नहीं देखा हो। आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं और वहां पर अंदर गए और अचानक से आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, उस पर्टिकुलर 5 स्टार होटल में डिफरेंट तरीके के पूरे फर्नीचर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट लाइटिंग लगी है, यू फील योरसेल्फ लग्जरी, बट कंफर्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट, हम पहले ही देने की बात कर रहे हैं। मैं आज तक तो बाय द ग्रेस ऑफ बाबा विश्वनाथ ऐसा नहीं रहा है कि कंपटीशन में रहा हूँ, ठीक है। कंपटीशन से फ्रॉम द डे 1 बाहर था और आज भी बाहर हूँ। हम हमेशा सीजन के बाद अपने टीम से बैठ के जब बात करते हैं तो मैं पूछता हूँ, क्या आपके अंदर इससे अधिक काम करने की क्षमता है? हर किसी को छुट्टी चाहिए होता है, हर किसी को गिव अप करना नहीं सर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब हम ये मानते हैं हम कंपटीशन से बाहर हैं, ठीक है। काम तो और आ जाएगा, लेकिन होगा कैसे? अगर आपको लग्जरी देना है, आपको नया देना है, तो यू बी टू चूजी, यू गिव टू कंफर्ट जोन टू योर टीम मेंबर एज वेल एज योरसेल्फ, बिकॉज अगर क्रिएटिविटी वहीं आकर के खत्म हो जाएगी जब आप ओवरलोडेड होंगे। तो ओवरलोड मत होइए, लोड तो लेना पड़ेगा, ओवरलोड। देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया आज सर बिल्कुल चरम पर है। इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो सुबह सुबह सबसे पहले बंदा मोबाइल उठाता है और सोते समय से पहले भी वो मोबाइल रख करके ही सोता है। तो डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया सर बाजार में अच्छी तरीके से फैला हुआ है। तो एक आपका ब्रांड है, पूरे के पूरे सर कंपटीटर्स अगल बगल हैं। तो सर इतने बड़े कंपटीशन को, सोशल मीडिया को आप सर किस तरीके से मैनेज करते हैं और अपने आप को आगे कैसे बनाए रखते हैं इतने कंपटीशन में, इतने, क्योंकि आज हर हाथ में मीडिया है सर, ठीक है, हर ब्रांड के पास मीडिया है। तो आप अपने आप को आगे बनाए रखने के लिए सर क्या करते हैं? हर इंडस्ट्री में सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है कि आज सबको शॉपिंग भी करनी है तो पता चलता है कि वो ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहा है। खाना खाना है, ऑनलाइन खाना है उसे, ठीक है, मंगाना ऑनलाइन है, ठीक है। गाड़ी बुक करनी है, ऑनलाइन करना है। मूवी देखने जाना है, ऑनलाइन करना है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग तरीके से बनाई है, ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरीके से काम करता हूँ क्योंकि आई एम फोकस्ड कि हमको क्या काम करना है। तो हमको क्या काम करना है? तो हमको शादियां करनी है, शादी कर, यही मेरा काम है, ठीक है। लोगों की शादियां हमको करानी है, वही मेरा व्यापार है। ऑफ कोर्स फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसके लिए सोशल मीडिया की टीम हमने भी इन हाउस रखी हुई है, ठीक है, जो हमारे काम को डालते हैं। लेकिन हमने अपने इसकी स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई है, ठीक है। जब हमने ये काम शुरू किया था तो उस समय तक सोशल मीडिया का हमारे बिजनेस में कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, और जो डिसीजन मेकर्स थे वो आज के जमाने में सोशल मीडिया तक बहुत पहुंच नहीं पाए। तो हमने पिछले 10-12 सालों से जो देखा है कि जो ग्रूम होता है, जिसकी शादी हम कराते हैं, सबसे पहले तो वो मेरा दोस्त होता है। अच्छा। क्योंकि उसकी एज है 26 साल, वो है मेरा सबसे अच्छा दोस्त, ठीक है। तो अगर साल में अगर हमको कोई अगर 4 पार्टी भी करनी है तो वो 30 दूल्हों को जरूर बुलाता हूं मैं। ये सही बात है, क्योंकि जो 30 दूल्हे हैं, जो 30 ग्रूम्स हैं या 20 ग्रूम है या 50 ग्रूम्स हैं, जो उस पार्टी में आते हैं, उन्हीं के फ्रेंड्स की भी वेडिंग्स होती हैं। हाँ, ठीक है। और सबसे अच्छा मेरा दोस्त कौन है? वही है, ठीक है। डिसीजन मेकर जो तो ऑलरेडी पटा हुआ है, क्योंकि उसके पास मेरा कंपनी का रिलायबिलिटी फैक्टर है कि यार मनीष जी ने 17 साल पहले मेरे बेटी की शादी किया था तो बहुत अच्छी किया था, ठीक है।
फिर दोबारा उसके यहाँ उसकी बेटी की शादी पड़ी तो भी मनीष जी को लेकर के आया। फिर किसी उसके रिलेटिव के यहाँ शादी पड़ी तो भी वो मनीष जी के ले गए। लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो जो डिसीजन मेकर होगा, वो डिसीजन मेकर मतलब वो ही कैन पे बिकॉज ही इज ए फादर, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, बट वो डिसीजन मेकर नहीं होगा। डिसीजन मेकर कौन होगा? वो यंग लोग होंगे, ठीक है। तो जो दूल्हे हैं आज के, आज सबसे बड़े सबसे जो शानदार हमारे लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी का काम करता है तो होता है वो दूल्हा जिसकी शादी मैंने कराई और वो मेरा दोस्त होता है। तो जब वो दोस्त होता है उससे कई सारे फायदे हैं। एक तो वो मेरे साथ दोस्ती रखता है तो आई फील ये मोर यंग, क्योंकि वो मेरे साथ ही शॉर्ट्स लड़ाता है, मेरे साथ ही हर तरीके की बातें करता है, ठीक है। दूसरा, उसके दोस्त की शादी पड़ती है तो अपने दोस्त से बोलता है मैंने इसी से शादी करा, ठीक। और 100% मैं ये बात आज के डेट में कह सकता हूँ कि लास्ट 4-5 ईयर्स की बात करें तो शायद 1-8% ऐसी क्वेरी होगी जो कि सोशल मीडिया से हमारे पास आई हो और वो 1-8% मैच्योर हुई, बस इससे। तो पूरे अगर बिजनेस की अगर हम बात करें कि पूरे साल में हम इतने करोड़ों का बिजनेस करते हैं तो उसमें 1-8% का योगदान आज के डेट में सोशल मीडिया का है। जो हमारा की है वो है हमारा दूल्हा। लेकिन सर फिर भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो होता होगा कुछ ऐसा तो? देखिए, इन्फ्लुएंस जो फर्स्ट फेज होता है, जो नया क्लाइंट आता है, ठीक है, जो दूर बैठा हुआ है, जैसे उसे पता है फॉर एग्जाम्पल कोई बैठा हुआ है यूएस में बैठा हुआ है, ठीक है, या कोई कोयम्बटूर में बैठा हुआ है, वो पता करता है तो कोयम्बटूर में बैठे हुए गेस्ट ने बनारस के किसी अपने रिलेटिव को या अपने किसी फ्रेंड को फोन किया कि यार हमको ना बनारस में शादी करनी है या काठमांडू करनी है या गोवा करनी है, तुम्हारी किसने शादी किया? तो सबसे पहले तो वो लिंक देता है, ठीक है, कि ये नंबर है, इनसे बात कर लो आप। जैसे ही उसके फादर या मदर कहते हैं कि ये नंबर, इससे बात कर लो, तो उधर से फोन आता है उस लड़के का कि आप अपना इंस्टा हैंडल भेज दीजिए मेरे को। तो इंस्टा हैंडल भर का तो डेटा इंस्टा हैंडल पर है, बट वो बिजनेस में कन्वर्ट उसी वजह से हो रहा है, जो रिलायबिलिटी फैक्टर है। तो रिलायबिलिटी फैक्टर में 2 लोग आते हैं जिनके बच्चों की पहले शादियां कर रखी है, और वो जो बच्चा है, मेरे को आज तक तो अभी नहीं लगता कि कोई कंपटीशन अभी अगले 5 सालों तक मैं मतलब फेस करूंगा। अगले 5 सालों तक मेरे को ये लगता है कि हमारी गुडविल और हमारी जो काम करने के सिस्टम है वो जैसे आज नंबर 1 की पोजीशन में, आगे भी नंबर 1 की पोजीशन में हम बने रहेंगे। आपने कहा कि नंबर 1 पोजीशन पर बने हैं, बने रहेंगे। सर उसके लिए जरूरत होती है टीम की। जितने ज्यादा हाथ रहेंगे उतना ज्यादा काम होगा। तो सर आप इतनी बड़ी टीम, सर इस समय कितना हेड काउंट है टीम का? सर टोटल 118 लोग हैं कंपनी में। अच्छा, तो सर इतनी बड़ी टीम आप सर कैसे बनाते हो, कैसे मैनेज करते हो? देखिए, टीम बनाने में मतलब टीम के रिक्रूटमेंट में मेरा कोई बहुत योगदान नहीं होता है, बिकॉज आज ऑफिस के अंदर एचआर भी है, एडमिन भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, जीएम भी है, डिपार्टमेंट वाइज हेड्स भी हैं सारे। तो जो नए बंदे आते हैं वो कहीं न कहीं या तो इंटर्न होते हैं या वो किसी न किसी कंपनी में 5 साल 7 साल 3 साल 10 साल के एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। बट ऑफकोर्स टाइम टू टाइम हम उनको इंडक्शन, मोटिवेशन, कैसे काम को करें, हमने कैसे शुरू किया था, ये साल में 2 4 10 बार जैसी जरूरत पड़ती है हम उनको वो ब्रीफ करते रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं। अदरवाइज टीम तो सिस्टम से चलती है आज के डेट में, ठीक है। डेली रूटीन के टीम में हम कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो टीम अगर सिस्टम से नहीं चलेगी तो फिर काम करने से कोई फायदा नहीं। आज देखिए ना, आज हम और आप बैठे हुए हैं, आज 4 बड़ी मीटिंग्स चल रही है, लेकिन हम तो फ्री होके आपके साथ बैठे हुए हैं। तो सिस्टम इज वर्किंग। पूरा का पूरा काम टीम करती है या कहीं ना कहीं आपका भी उसमें योगदान रहता है? हम जिस इंडस्ट्री में हैं वहां से जिस दिन हमारा सिग्नेचर खत्म हो जाएगा तो उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी जब नया गेस्ट आता है तो सबसे पहले तो टीम जाती है, उसकी एक पूरा ब्रीफ आउटलाइन समझती है जो है, और जब ब्रीफ आउटलाइन समझने के बाद फिर हम उस क्लाइंट के साथ 3-4 घंटे का समय मांगते हैं कि सर एक दिन ना पूरी फैमिली के साथ 3-4 घंटे मेरे को दो पहले आप। फिर सारी टीम हमारी उस समय होती है, मे बी वो एंटरटेनमेंट वाला बंदा हो, डिजाइनिंग वाला बंदा हो, लाइटिंग वाला बंदा हो, जो RSVP वाला बंदा हो, वो सारी टीम हमारे साथ 5-7 लोगों की पूरी टीम होती है।
वन बाय वन मैं क्लाइंट से सारी चीज़ों को समझता रहता हूँ और उससे पूछता हूँ कि उसकी ड्रीम वेडिंग कैसी वो खुद में परसीव कर रहा है, और उस मीटिंग के बाद आकर के फिर अपने सारी टीम को पूरा का पूरा ब्रीफ आउट करते हैं कि भाई ये क्लाइंट है ना, ये इस स्केल की वेडिंग चाहता है, इसका थॉट प्रोसेस ऐसा है। देखा था ना वो बेटी क्या बोल रही थी कि उसको एंट्री ऐसी चाहिए, उसको बरमाला ऐसे चाहिए, जो ग्रूम का थॉट प्रोसेस अलग है। तो पूरा ये मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरी इनकी तैयारी करो। फिर उसके बाद की जो भी 3-4 राउंड की और मीटिंग होती है पूरी टीम करती है, फाइनल टचअप हम करते हैं और फिर ऑन साइट भी हम सारी चीजों को देखते हैं। युवाओं के लिए सर 3 टिप्स, अगर वो वेडिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो कोई 3 टिप्स अगर आप दे सकें। पहला टिप्स तो ये होगा कि इसके बारे में मैंने ब्रीफ जो हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट हमारा है उसमें मैंने बच्चों को बताया है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बट उसके बावजूद हम ये कहना चाहेंगे जो लोग ऐसे बच्चे जो 10+2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अपना कैरियर वेडिंग प्लानिंग या इवेंट मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, उसमें कोशिश करें कि वो 2 साल का 1 साल का कोई एक सर्टिफिकेशन कोर्स जरूर करें, नंबर 1। नंबर 2, मिनिमम 3 इयर्स, मतलब यूजली क्या होता है कि इंटर्न्स के लिए जाते हैं, 2 महीने में इंटर्न किया, काम खत्म। मिनिमम 3 इयर्स के लिए किसी न किसी कंपनी को ज्वाइन करें जहां पे वो उसकी बारीकियों को सीखें। अगर वो 3 साल रह करके अगर उनकी बारीकियों को अगर उन्होंने सीख लिया तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ हार्ड वर्क और ऑनेस्टी होना सबसे अधिक जरूरी है। तो जुलाई में हमारी एक बुक भी आ रही है इसके ऊपर फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, के एंटरप्रेन्योर्स के लिए दी ज्यादा टिप्स। वो अच्छी करीब एक 80-100 पेज की बुक है, उसमें बहुत सारे टिप्स रहेंगे कि हाउ टू बिकम ए गुड वेडिंग प्लानर। आप इतने बड़े लेवल पर कर रहे हो, इतने बड़े स्केल पर कर रहे हो, आप देश के अंदर वेडिंग कर रहे हो, विदेश के अंदर वेडिंग कर रहे हो, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप टेक्नोलॉजी में कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो या फिर सब चीज़ें मैनुअली चलती हैं? अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो 3 तरीके के सॉफ्टवेयर तो हमारे यहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले टीम मैनेजमेंट के लिए HRMS का पूरा सिस्टम हमारे यहाँ लगा हुआ है, जिससे कि एम्प्लॉय कंट्रोलिंग का पूरा जो टीम कंट्रोलिंग है वो उससे होता है। दूसरा, अगर हम टेक्निकली डिज़ाइन ओरिएंटेड अगर बात करें तो हमारा पूरा का पूरा काम 3D के ऊपर होता है। आज के डेट में 3D के हमारे पास पूरी टीम है जो 3D बनाती है। 3D के जो रियलिस्टिक जितने भी रिडम्ड करने वाले जितने सॉफ्टवेयर है वो है हमारे पास, जिस पे हमारी टीम काम करती है, फोटोशॉप पे काम करती है। प्लस अगर हम बात करते हैं वेयर हाउसिंग की तो पूरी की पूरी उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जिससे ये पूरा चाहे वो बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे काठमांडू हो, इन सभी जगहों पर काम होता है। हमारे व्यूअर्स को आप ये भी बताओ कि अभी तक आपने कितनी शादियां करवाई? नंबर्स तो एग्जैक्ट नहीं याद है, बट ये है कि जितनी चीज़ें हमारे पास डेटा बैंक में है, डेटा बैंक के हिसाब से करीब 1200 प्लस शादियां हमने कर डाली। 1200 बहुत बड़ा नंबर। 1200 प्लस शादियां कर चुके हैं और करते चले जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने शादियों के नंबर की चर्चा करी, अब आप मुझे ये और बता दीजिए कि आपने कितने देशों में शादी ऑर्गेनाइज की? श्रीकांत जी, 9 कंट्रीज का हमारे पास एक्सपोजर है। 9 कंट्रीज में हमने काम किया है। थाईलैंड की बहुत सारी शादियां की। थाईलैंड हमने 2007 से शादियां करना चालू कर दिया था। जब स्टार्टिंग में लोगों को थाईलैंड का बड़ा क्रेज था तो थाईलैंड में बहुत सारी शादियां की। उसके बाद काठमांडू तो हम करते ही रहते हैं, श्रीलंका किया, वियतनाम किया, देन टर्की, तो इन सारी कंट्रीज में हमने शादी की हुई है। भारत और दुनिया में वेडिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? अभी अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में देखिए 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आज के डेट में डिक्लेयर्ड है। 6 लाख करोड़, इतना 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और इम्पोर्टेंट उससे भी ज्यादा क्या है कि 30% ऑफ रेट से ये एवरी ईयर आगे बढ़ रही है। 30% की ग्रोथ है, बहुत बड़ी। आज आप अगर देखेंगे शादियों का सीजन आने पे ही
सोना तो पहले क्या होता था, सोना बिकता था। हाँ। अब सोना भी तभी बिकता है, कपड़ा भी तभी बिकता है, बेडरूम भी तभी तैयार होता है, सूज की भी सेल तभी होती है, हर चीज की सेल, ग्रोसरी की भी सेल बढ़ जाती है। तो आज सारा का सारा इंटायर सेल्स एक्सेप्ट इंफ्रा को अगर छोड़ दें, केमिकल को छोड़ दें, तो इंटायर हर तरीके की कमोडिटी, हर तरीके की चीजें शादियों से लिंक हो गई हैं। अच्छा, क्योंकि 6 लाख करोड़ का ये कभी हिंदुस्तान सोच नहीं सकता था। इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी लास्ट ईयर ही वेड इन इंडिया का नारा दिया, उसी के हिसाब से वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस पे काम कर रही है। हमने पीछे अभी यूपी टूरिज्म से और सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर से मैं मिला था, और मिलने के बाद उसके सारी एसओपीज पे काम हो रही है कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे करे। ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो अभी तक दिखा ही नहीं था लोगों को। सर अभी तक जिसने ये पॉडकास्ट अभी सुना है, अभी सर ये जो लाइन बोली है आपने कि पूरी की पूरी मार्केट, पूरी इंडस्ट्री शादियों के आसपास घूम रही है। आपने सोना बोला, आपने कपड़े बोले, आपने गहने बोले, कोई भी हो, ग्रोसरी ले लीजिए, इवन आज एक प्लांटर भी ले लीजिए आप, जो ना शादी से में आप होटल जाओगे, होटल के अंदर प्लांटर्स लगे हैं। हाँ। ठीक है, आप अपना घर बना रहे हो, वहां पे भी प्लांटर आपको लगाने हैं। ठीक है, तो शादियों के वजह से आप किसी भी घर, अच्छा सर ड्राइंग रूम बन रहा है, मेरा बेडरूम बन रहा है, क्योंकि उसके घर में शादी पड़ी है। हाँ। तो पहले क्या होता था, पहले किसी के घर में शादी होती थी तो वो घर पेंट होता था। ठीक है, आज लोग अपना बेडरूम नया बनाते हैं, नए तरीके से पूरी उसकी गार्डनिंग करते हैं, और नए तरीके से काम हो रहे हैं। तो सब कुछ को रिलेटेड हो गया है एक दूसरे से। आप भारत देश के इतने बड़े ब्रांड हैं जो आपने देश विदेश हर जगह आप शादियां करा रहे हैं। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि अब थोड़ा सा बनारस से बाहर निकलना चाहिए, पूरे देश के अंदर ब्रांचेस खोलना चाहिए, या फिर फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करना चाहिए? फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे काम करने के लिए हमने जो है एक 2 यूनिट्स अपनी ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, और सब ट्रायल बेस पे चल रहा है। जिस दिन हमें ये लगेगा कि ये हमारा पूरा ट्रायल एंड रन सक्सेस है, तो डेफिनेटली अपना एक टारगेट है जिसके पीछे काम हो रहा है कि मिनिमम 20 सिटीज में हम होंगे। आज हम 5 सिटी में हैं। अच्छा, प्रेजेंट हैं, कंप्लीट विद द टीम, वेयर हाउसिंग के साथ प्रेजेंट हैं। आज आप आगरा ले लो, लखनऊ ले लो, बनारस ले लो, काठमांडू ले लो, दुबई ले लो, हम वहाँ पर हैं। अभी तक ये माना जाता है कि ये जो बिजनेस है ना, ये सिर्फ ओनर ही देख सकता है, लेकिन मैंने ये प्रूफ कर दिया है कि आज 5 सिटी में हम हैं। मैं अकेले देखता हूँ, ठीक है, टीम है, टीम देखती है सारा। तो जब 5 सिटी में देखा जा सकता है, तो 20 का फॉर्मुलेशन कैसे, उस पर काम चल रहा है। 20 सिटी में आप आ रहे हो, फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम हो रहा है, आप इंटरनेशनल ब्रांड हो आज की तारीख में। व्हाट नेक्स्ट? लास्ट ईयर से एक नए कॉन्सेप्ट पे हमारी वर्किंग चल रही है, और बहुत बड़े रूप में चल रही है, क्योंकि खूब बड़ी शादियां कर लिया, राजा महाराजाओं के घर के भी कर लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी कर लिया, हीरो हीरोइन के भी कर लिए। ठीक है, तो व्हाट द नेक्स्ट? एक नया, आपने हमारे लास्ट पॉडकास्ट में सुना होगा, हम एक वैदिक वेडिंग की एक योजना बना रहे हैं। ठीक है, कि पूरी की पूरी शादी वर्ल्ड वाइड, इसको मैं प्रमोट कर रहा हूं कि पूरी की पूरी शादी वैदिक तरीके से कैसे कर सके। वैदिक जो पुराने रीति रिवाज थे, पुराने तरीके के जितने सिस्टम थे, क्योंकि आज सब लोग आधुनिकता देख करके थक गए। ठीक है, लोगों को चाहिए कि पुराना क्या था। हाँ, से वापस आ रहे हैं। तो उसकी पूरी वर्किंग अपनी चल रही है, और मेरे को लगता है कि जब हम लास्ट 2-3-4 महीने बाद जब भी मिलेंगे श्रीकांत जी, तो वैदिक वेडिंग की पूरी जो हमारा जो अवधारणा है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आपके सामने मैं रखूंगा। हो सकता है कि नेक्स्ट पॉडकास्ट से वैदिक वेडिंग पे होगी। डन सर, हम लोग उसको जरूर कवर करेंगे। सर मैं यहाँ पर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड की तरह मैं सर पूछूंगा आपसे कुछ क्वेश्चंस, जो कि एक शब्द में या एक लाइन में या 2 लाइन में सर अगर आप उसके बेस्ट पॉसिबल आंसर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कि सर आपने इतनी सारी शादियाँ कराई, नॉर्मल परिवारों से भी कराई होंगी आपने, सेलिब्रिटी परिवार से भी कराई होंगी, बिजनेस इंडस्ट्री से भी आपने, सबकी शादियाँ हुई। अब मेरा सवाल ये है आपका, आप 2 लाइन में इसका उत्तर दीजिएगा कि आप का जो ड्रीम सेलिब्रिटी है जिसके साथ आप वेडिंग प्लान करना चाहते हो, तो वो ड्रीम सेलिब्रिटी कौन हो सकता है सर? ड्रीम सेलिब्रिटी मेल या फीमेल? आपकी चॉइस सर। आपकी चॉइस। आप सर मेल में भी बोल दीजिए, फीमेल में भी बोल दीजिए।
देखिए, अगर अब तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर काजोल की शादी अगर करने को मिली होती अजय देवगन के साथ तो उससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वो ड्रीम तो अब इस जीवन में तो पूर्ण नहीं होगा क्योंकि मैं शुरू से ही काजोल का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि सर बिजनेस में आपने ऐसी कौन सी गलती की है जो आप फिर से दोहराना नहीं चाहोगे? बिजनेस की इस रेस में जब पैशन से हम बिजनेस की तरफ आगे बढ़े तो मेरे को ये लगा कि हमें ना फाइनेंस मैनेजमेंट भी पढ़ना चाहिए, जो मैंने नहीं पढ़ा था। द बुल वेडिंग एक नाम है सर, इसको आप अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे? ओनली एंड ओनली द रिलायबिलिटी। आपकी प्लानिंग स्टाइल को एक शब्द में अगर आप बोले तो क्या बोलेंगे? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट, दैट्स इट। वाराणसी को अपने एक शब्द में बोलो तो आप क्या बोलोगे? वाराणसी मतलब वरुणा और 80 दो नदियों के बीच का छोरा हूँ। काशी दुनिया का सबसे पुराना सिटी, सबसे पुराना सिटी है। और जब यहाँ पर जब काम से एकदम मन भर जाता है तो पता चलता है कि एक बोट लेकर के गंगा जी में निकल जाओ, तो उससे अद्भुत शांति कहीं नहीं मिलती है। अगर आप वेडिंग प्लानर ना होते तो क्या होते? बचपन से एक बड़ा सपना था, जो है जब मैं इस पढ़ाई करता था 10+2 में था, तो हमें वो वाइट ड्रेस वाले जो मैरीन पायलट होते थे ना, वो बहुत अच्छा लगता था। लगता था कि नहीं यार ना मैरीन पायलट बनेंगे जो है। सर कभी आपके करियर में कोई ऐसा पल होगा जो बड़ा यादगार होगा, कभी लगा होगा कि ये मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है? तो जो फर्स्ट टाइम मेरे को नॉर्थ इंडिया बेस्ट वेडिंग प्लानर का अवार्ड मिला, तब ये फील हुआ कि नहीं, हमने ना ये जर्नी, ये जो कैरियर की जर्नी थी, ये बहुत अच्छा किया। प्लस दूसरा, जब नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने बोला कि लाइक कि यू आर द मैन एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर द वेडिंग प्लानिंग फॉर नेपाल, तो लगा कि नहीं यार हमने कुछ ना जीवन में किया है। सर आप उन युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे जो युवा इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बस अभी एंट्री करने ही वाले हैं या शुरू करना चाहते हैं? बच्चों को सिर्फ अगले 3 साल के लिए अपने को भूल करके ऑनेस्टी के साथ शादियों की डिटेलिंग पे स्टडी करना चाहिए और उसका एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो खुद में 3 साल बाद लगेगा कि वो वेडिंग प्लानर हो गए। बस इतनी जरूरत है, इससे कोई जरूरत। आपसे पॉडकास्ट में बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझी, सीखी और जितने भी दर्शक थे उनको ये बताने की कोशिश की कि आप सब कुछ कर सकते हो। मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्रीकांत। थैंक यू।